नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग खुलेआम पिछड़ों और दलितों को गाली दे रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अधिकांश लोग ऊंची जाति से जुड़े हैं, मनुस्मृति की वकालत कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी मनुस्मृति को सबसे खराब ग्रंथ बता रहे हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। मेरे अपने मुताबिक, अपनी जानकारी के मुताबिक, मैंने मनुस्मृति से ज्यादा खराब ग्रंथ नहीं देखा। तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताए और पिछड़े और दलितों को बहुत तुच्छ बताए। मैं ऐसे किसी ग्रंथ को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं, और मैं सिर्फ ऐसे ग्रंथ को नफरत का एक औजार मानता हूं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही है आरक्षण को इनडायरेक्ट वे में हटाने की ये कोशिशें कितनी भारी पड़ जाएंगी? राशिद जही से मैंने बहुत अच्छी बात करी है, ज्ञान की बात करी है, किस तरह से आपके दिमाग को जहर में बदला जा रहा है इसकी बात करी है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपसे अनुरोध है, थोड़ी सी मदद करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम किस तरह संघर्ष करके सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, सरकार कितना पीछे पड़ती है। इतने मन से एक पिक्चर बनाई है मैंने, सहिया। उस पिक्चर को सेंसर बोर्ड रोक रहा है क्योंकि नाम 4 PM से जुड़ा हुआ है। सोचिए आप, एक प्रेम लव स्टोरी को भी सरकार पास नहीं होने दे रहा क्योंकि 4 PM नाम जुड़ा है। हर तरफ से मुझे परेशान किया जाता है, तरह तरह की जांच एजेंसी जांच करती रहती है, लेकिन मैं सच बोलूंगा, यह भी मेरा वादा है। तो इतनी मदद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए ये वो चैनल है जो आपकी आवाज पूरे दुनिया में फैलाने के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। हो सके तो नीचे ज्वाइन बटन लगाया, बटन को दबा दीजिए, ज्वाइन बटन दबा लीजिए, हमारी मदद कीजिए। चलते हैं राशिद जहीर के पास। राशिद भाई, राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर तीखी तीखी बात करी। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं घनघोर विरोधी हूं मनुस्मृति का। मनुस्मृति में कई जगह पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को जिस तरह टारगेट किया है, मुझे लगता है इससे खराब ग्रंथ कोई नहीं है। ग्रंथ कहना भी बेकार है, इसको ग्रंथ में नहीं मानता। अच्छा हो कि मुझे लगता है इंडिया गठबंधन पूरे देश में एक अभियान चलाए और यह कहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से कहलवाओ कि मनुस्मृति सही है या गलत है, तो ये पिछड़ों और दलितों के संग खड़े होने का नाटक सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कपकपी चढ़ जाती है मनुस्मृति के खिलाफ बोलने में। दिल्ली में कुछ और नजारा दिख रहा है। आरक्षण हटाने के नाम पर कुछ ऊंची जाति के लोग इकट्ठे हैं, और मैं तो ये नहीं समझ पाता, ये शब्द मैंने भी बोल दिया, लेकिन ये ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, निचली जाति क्या होती है? ऊंची जाति, भाई हम क्या है कि ऊंची जाति के हैं, हम क्यों नहीं निचली जाति के हैं? ऊंची और निचले शब्द ही बड़े खराब है, लेकिन है समाज में। तो जो ऊंची जाति के लोग कथित रूप से जंतर मंतर पर इकट्ठा हैं, उनमें से कई के चेहरे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और वो मनुस्मृति की तारीफ कर रहे हैं, वो पिछड़ों दलितों को गाली दे रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है उनकी। कोई और आपत्तिजनक बयान देता तब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन पिछड़ों और दलितों को खुलेआम गाली देने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही। आपको याद होगा, एक बार बिहार में मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बयान दे दिया था, सुपड़ा साफ हो गया। 2024 के पहले अरुण गोविल ने, अयोध्या के सांसद ने, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिया कि हमें 400 सीटें चाहिए, 400 प्लस चाहिए, हमें संविधान बदलना है। और अब जो ये खेल चल रहा है, जिस तरह जंतर मंतर पर आरक्षण हटाने के नाम पर गालियां दी जा रही हैं दलितों पिछड़ों को, भाजपा की मौन सहमति है। तो क्या देश में ये माहौल तैयार किया जा रहा है आरक्षण खत्म करने के लिए? क्या लगता है भाजपा को नुकसान नहीं हो जाएगा? संजय सर, जैसे आपने मनुस्मृति का जिक्र किया, आरएसएस के नजदीक तो यह ग्रंथ ही है, जिस ग्रंथ पर मैं बारहा कह चुका कि यह लिखा हुआ है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में सीसा पिघला कर डाल दें। और वर्ण व्यवस्था का बहुत ज्यादा हामी बनती हो यह मनुस्मृति, वाकई का आंदोलन चला देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, अपर समाज के ये नेता और ये समाज के बड़े बड़े समाज सुधारक जो आरएसएस में बैठे हुए हैं, ये लोग क्या राय रखते हैं संविधान के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में और मनुस्मृति के बारे में। अगर हकीकतन ये बात जैसे राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं के हाल क्या थे, अब से 1500 बरस पहले जब महिलाओं का कोई स्थान मुसलमानों की जातियों में नहीं था, हालांकि मुसलमान 1500 साल बाद ही आया, उससे पहले वो हजरत इब्राहिम को मानते थे,
तो वहां पर मोहम्मद साहब ने बच्चों की और महिलाओं की बात ही उठाई थी कि आपने महिलाओं का काम क्या कर रखा है। जब मुस्लिम घर में बच्ची पैदा होती थी उस जमाने के मुस्लिम में, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस्लाम के आने के बाद, तो होता यह था कि चरपाई के एक पाए को बच्ची के ऊपर रख दिया जाता था और उसका कत्ल कर दिया जाता था। तो इसकी आवाज उठाई थी मोहम्मद साहब ने। वो मनुस्मृति महिलाओं को क्या कहता है? नारी ताड़न का अधिकारी। आप ताड़ेंगे, ताड़ना आंखों वाला नहीं, ताड़न जो ताड़ना देता है, और उसको एक जमाने तक समाज एक्सेप्ट करता रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये आरएसएस की शाखाओं में जहर बिखीरा जा रहा है। देश का समाज जाग चुका है। यही वजह है कि मनुस्मृति इनके शाखाओं में हो सकती है, इनके दिमागों में हो सकती है, लेकिन नया जेनजी, नए लोग, नए पढ़े लिखे लोग इस किताब को बहुत पीछे डाल चुके हैं, जिसको ये भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी वाकई सही जगह वार कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये जान चुके थे कि जेनजी तो उनके खिलाफ हो गया। एक वर्ग संजय सर महिलाओं का भी था, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही स्मार्टली बीजेपी ने और खास करके मोदी जी ने महिलाओं के वर्ग पर, नीतीश कुमार ने कब्जा किया था। वो पॉलिसीज बताकर किया हो या ये बताया हो कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, 10,000 रुपए देकर किया हो या 2,000 रुपए या 200 रुपए की चप्पल, ये तमाम चीजें देकर के महिलाओं को दिखाया। महिलाएं वाकई 600 रुपए महीना में, 400 रुपए महीना पे अपना गुजारा कर लेती, ऐसा था, ऐसा भी दौर है, ऐसा भी गांवों के अंदर हाल है। लेकिन उन महिलाओं के बारे में जो जहर इनकी किताबों में, इनकी पार्टियों के अंदर है, भाई आप जब कानून पास हो चुका 2023 में, तो कम से कम अपनी पार्टी में तो 33% दे दीजिए, जो मौजूदा स्थिति है। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आपने मजबूरी में आके अभी संगठन के अंदर 3 या 4 महिलाएं जो है लेकर आए हैं। एक महिला तो वो ही है जो अमेठी से आई हुई है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने बड़ी सही जगह पर चोट मारी है, क्योंकि महिलाओं का वोट भी किसी प्रकार से थोड़ा बहुत भाजपा को प्रेफरेंस देता था। तो राहुल गांधी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही है, एक बात। अब दूसरी बात सर मैं आपको ये बता देता हूं, ये आरक्षण की जो बात चल रही है, 140 करोड़ लोग देश में कहा जाता कि हैं, और हमारी सरकारी नौकरियों का हाल यह है 2% है, यानी कि 2.5 और 2.25 करोड़। मैंने एक प्रोग्राम बनाया 4 PM पर, हमारे दर्शक देख सकते हैं। मैंने उसमें विश्लेषण किया कि 140 करोड़ लोगों में 2.5%, 2% जो नौकरियां सरकारी हैं, आप उसके आरक्षण पर बड़ा परेशानी है आपको, आपके लिए भी काफी नहीं है वो। आप उसका सर्जन करने की जगह, उन नौकरियों को बढ़ाने की जगह सिर्फ इतना बात करते हैं कि दलित का, ओबीसी का, पिछड़े का और बहुत ज्यादा पिछड़े हुए बंदे का कोई बच्चा एडमिशन लेकर के पढ़ जाएगा, पढ़ करके अपनी नस्लों को सही कर लेगा, या अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एनवायरनमेंट को एक बाकायदा जो है लोगों को दिखा सकता है कि भाई आप पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ बन जाओगे। आपके आंख में ये किरकिरी बनी हुई है। तो पहली बात तो आप नौकरी बताइए कि आरक्षण के बिहाफ पर कितनी नौकरी मिल जाती है। क्या उस नौकरी की बात तो नहीं कर रहे कि राहुल गांधी अभी 95-94 लोगों का एक बायोडाटा लेकर आए थे जो देश को चलाते हैं, जिनको आप कह सकते हो कि पूरा देश की बागडोर उनके हाथों में है, अधिकारियों की। उसमें कितने दलित निकले थे, कितने मुस्लिम निकले थे? 88 से लेकर 90 के बीच में तो अपर समाज के लोग थे। आपके सीजीआई, आपके जजेस, आपके यूनिवर्सिटी के चांसलर, वो चंद्रशेखर रावण अगर इस बात को कहते हैं कि कितने वीसी आपके पास हैं जो अपर समाज से हैं और कितने जो है दलित समाज से हैं, क्या दलित समाज के बंदे के दिमाग में भेजा नहीं होता है? वो काबिल नहीं होता है? सारी काबिलियत का ठेका वर्ण व्यवस्था के मुताबिक आपने अपर समाज को ही समझ रखा है। लेकिन बहरहाल बार बार ये आरक्षण की तरफ करते हैं। आरक्षण के पहली बात तो संजय सर मौके नहीं है, और थोड़ा सा गरीब आदमी जिसके घर में रोटी की परेशानी है, अगर वो पढ़ा लिखा देता अपने बच्चों को, थोड़ा सा आरक्षण का सहारा मिल जाता है, तो एक बात ये बताइए, जब एक परिवार में एक आदमी अपने बच्चों को, गरीब आदमी अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा पैसे करके उसकी पढ़ाई में लगा देता है, तो जो दुनिया का पालन पोषण करने वाला है, वो ईश्वर या भारत का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपको दी है। आप अगर उसमें थोड़ा आरक्षण की सहायता दे देते हैं अपने बच्चों को अभिभावक बन करके, तो ये कौन सा तूफान आ जाता है? ये कौन सी नियत है? आपने एक जगह पकड़ तो रखी है कि मंदिर के सारे पंडित ब्राह्मण ही होंगे। मुसलमानों में तो कोई भी तेरी नमाज पढ़ा देगा, कोई भी जाकर के अब्बासी नमाज पढ़ा देगा, कोई भी बिरादरी का जाकर पढ़ा देगा, सैयद पीछे खड़ा होगा। वहां सैयद जो है मुगल पठान पीछे खड़े होंगे और वो आगे खड़ा होगा। ये बराबरी का जो बात है वो दूसरी जगह है। आपको वी शुड लर्न फ्रॉम देम, हमें भी समझना चाहिए। तो ये एक ऐसी बराबरी का जो मामले के नाम पर ये काम करते हैं, और इनकी जो नीतियां हैं
स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में और तमाम संस्थानों में वो बिल्कुल नुमाया नजर आती है। राहुल गांधी ने, संजय सर, बहुत सही जगह चोट की है। वाकई महिलाओं को भी समझाने की जरूरत है कि तुम्हारा स्थान क्या है। आपका स्थान यह है कि आज तक उस किताब को सिर पे रख के फिरते हैं, अब वंदे मातरम का भी ले आए हैं। आप मुझे मौका देंगे, मैं थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा जी। विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रगान बज रहा था और भाई साहब निकल के चल दिए। बड़ी इज्जत है राष्ट्रगान की। संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वंदे मातरम गा के दिखा दे, हवा निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आधा वंदे मातरम याद नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राष्ट्रगान के बीच से निकल गए। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो बयान दे रहे हैं कि कहीं और बज रहा था, सड़क पे बज रहा हो, सड़क रुक जाएगी क्या। कितने बेवकूफ़ी भरे बयान है। वो वीडियो साहब बता रहा है कि राष्ट्रगान बज रहा था, राष्ट्रगान की आवाज़ आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में तिरंगे को लेकर कितना सम्मान रहा है ये सब जानते हैं। आज़ादी के कितने साल बाद तक नागपुर में संघ मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहरने दिया। तिरंगे के प्रति कितना सम्मान है ये हम सब देखते हैं। संघ की शाखाओं में कितना तिरंगा फहरता है ये हम सब देखते हैं। महात्मा गांधी के प्रति सम्मान है या गोडसे के प्रति सम्मान है ये हम सब देखते हैं। सावरकर और गोडसे की रिश्तेदारी थी या नहीं थी ये सब जानते हैं। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहानी क्या है? विधानसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपिता का सम्मान छोड़िए, राष्ट्रगीत का सम्मान भी नहीं है, राष्ट्रगान का सम्मान भी नहीं है, तो कैसी ये पार्टी है? क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? संजय सर, काश ये ऐसा होता कि कांग्रेस का कोई विधानसभा स्पीकर किसी कांग्रेस शासित सरकार राज्य में ये काम कर चुका होता, फिर देखते आप देश में क्या हंगामा मचा है। अमित शाह 23 दिन सदन के अंदर चुप रहे और बाहर निकले तो पहली बात क्या बोली कि सोनिया गांधी ने जो है राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। उस महिला ने सिर्फ इतना किया कि खड़के साहब जो बुजुर्ग हैं, लहीम शहीम भी हैं, थोड़े लंबे चौड़े भी हैं, और जब वंदे मातरम बजाया जा रहा था वहां पर तो उनको थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। सिर्फ इशारे से इतना कहा था कि कुर्सी दे दी जाए। उसको कैसा हंगामा बनाया अमित शाह ने, किसी और ने नहीं। कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता, कोई राज्य मंत्री करता समझ में आती। अमित शाह, जिनकी हिम्मत नहीं हुई थी सदन में 23 दिन बोलने की, जो वहां पर भागे भागे फिर रहे थे, कह रहे थे मैं बड़ा हाथ हूं, ये कौन से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अब आकर के उन्हीं का नेता अगर मिसाल के तौर पे वंदे मातरम के बारे में, अरे हचो, ये एक्चुअली मुंह के एक बंदा है, वो कहीं लिख रहा था, मुकेश खन्ना, कि ये दरअसल राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है इसको खत्म करना चाहते हैं और होना चाहिए, ऐसा भी लिखा उसने। ये वंदे मातरम के जरिए एक ऐसा हिंदू राष्ट्रवाद ऐसा पिरोना चाहते हैं लोगों में, जो हमारा डेमोक्रेटिक राष्ट्रवाद हमारे अंदर है ना। हमारे जब ये गाना बजता है तो हमारे मन पे क्या होता है, यूएनओ के अंदर जैसा सरिया जब गाना बजा तो मैं आपको बताऊं, वो बाकायदा ऑर्केस्ट्रा पर भी और दूसरा एक इक्विपमेंट है उस पर भी दुनिया में नंबर 1 माना गया हमारा जनगण मन। इस तरह की कंपोजिंग उसकी थी। अगर आपको इतनी मोहब्बत हो रही है तो जनगण मन के भी 6 स्टेंजे भी और बाकी बचे, उनको क्यों नहीं जोड़ देते आप उन्हें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको हिंदू राष्ट्रवाद पिरोना है। अगर वंदे मातरम को, जैसे अभी कहा उसने, रावत जी ने कहा, उन्होंने जो शिवसेना के हैं, उन्होंने कहा कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़कर सुना दो आप। अरे जनगण मन जो कांग्रेस लाई या कोई भी लाया, देश के जो लोग ले आए, वो हमारे सांसों में बसा हुआ है। सोता सोता बच्चा भी खड़ा हो जाता है। ये वाली प्रेरणा भरी है ऑटोमेटिकली। और आप क्या करना चाहते हैं, आप उस स्टेंजो को डालना चाहते हैं, अपना हिंदू राष्ट्रवाद इस वंदे मातरम के जरिए पिरोना चाहते हैं, कि जिसके अंदर वो 4 स्टेंजे के अंदर बाकायदा गांधी और बाकायदा दूसरे संविधान के निर्माता इकट्ठे होकर बैठ करके, जिनका मशवरा यह था कि वाकई कुछ लोगों की आहत होती है। अब जाकर के सरदार के जो निहंग है पंजाब में, अभी चुनाव हो रहा है, जाकर बोलोगे, वहां पे उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे 4 स्टेंजे। आप जबरदस्ती जो थोपना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्रवाद जो पिरोना चाहते हैं वंदे मातरम के जरिए, आपके अंदर तो होना चाहिए ना। आपको तो 2 लाइनें याद नहीं है, और चलिए याद कर भी लेंगे। अमित शाह के बारे में कहा, उनके लड़के के बारे में कहा, 6-8 महीने में हो सकता है याद भी कर ले। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह का बेटा 6 महीने में याद कर लेगा, लेकिन अगर कर भी ले तो आप ये बताइए, वंदे मातरम को आप इस तरह से पिरोने के बाद क्या स्कूलों की हालत सुधर जाएगी? क्या वो बच्चे जो तख्ती लेकर बैठी हैं उनकी हालत सुधर जाएगी?
यूनिवर्सिटीज, नौकरी, बेरोजगारी, सड़क सुरक्षा, इनके हालात सुधर जाएंगे। आप काम क्या कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान नहीं मिला, मुसलमान पे भी आप आएंगे चुनाव के दौरान, हमें उम्मीद है। आपने कहा चलो लगे हाथ आरक्षण को ही पकड़ लें, लगे हाथ वंदे मातरम को ही पकड़ लें। आरक्षण को जब आप पकड़ेंगे ना, तो 2024 में जो आपको संविधान जो सबक सिखाया था, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि जब दलितों के दिमाग में, ओबीसी के दिमाग में ये बात आई कि इनके नेता तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो आपको धूल चटा दी थी। ऐसे में अगर इनको ये पता चल गया, चिराग पासवान ने आज सुबह बोल दिया है, आप ही के दल का आदमी है, उसने कहा ये आरक्षण खत्म करने की बात कौन कर रहा है? यानी कि अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, मायावती का भी आ चुका है बाकायदा बहुत लंबा लेख, और चिराग पासवान भी बोल रहे हैं ये आरक्षण की बात क्यों उठा रहे हैं। असल में सर बात यह है, देश में जो सबसे बड़े मुद्दे दो गर्म कर दिए हैं ना, एक तो कॉकरोच जनता पार्टी ने, एक राहुल गांधी की गूंज ने। इनकी समझ में नहीं आ रहा हम डाइवर्ट करें तो करें कहां। चुनाव अभी है नहीं, पाकिस्तान जाने का समय नहीं है, राहें उखड़ी हुई हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं नहीं। बांग्लादेश की कल की खबर बता रहा हूं, हमारे नोएडा के गोदी मीडिया के लोगों को पता होना चाहिए, कुछ अखबारों ने छापा था, हिंदू वगैरह ने, कि बांग्लादेश ने मक्का पैक्ट में जाने की बात कर दी है। मक्का पैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मक्का पैक्ट बना हुआ है। उनका कहना यह कि अगर हम पर हमला होता है तो वो ताबीर किया जाएगा नेटो की तरह, सब पर हमला होगा। अगर पाकिस्तान पर हम हमला कर देते हैं तो टर्की कहां खड़ा होगा फिर? चलिए उसको भी निपट लेंगे हम, इतनी ताकत है हमारे पास। लेकिन ये तुम्हारा पड़ोसी बांग्लादेश, ये मक्का पैक्ट में जा रहा है। थोड़े से होश कर लो, थोड़ा जहन के चक्षु खोल लो भाई, थोड़ा समझ लो कि देश कहां जा रहा है। आप कटोरा हाथ में नहीं रख के जा रहे हैं, आप हाथ ही काटे दे रहे हैं। ये बांग्लादेश पहली बार ऐसा हुआ है बांग्लादेश का कि जब ये 2014 में सत्ता सौंप के गए थे, सर आज की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको कल की, 2014 में जब सत्ता सौंप कर गए थे तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी 1600 प्रति डॉलर थी, पर कैपिटा इनकम $1600, और बांग्लादेश की 1100 थी, $500 पीछे था। आज दुनिया, हमारे दर्शक कोई भी मोबाइल खोलकर जरा गूगल कर लें, जरा चैट जीपीटी से पूछ लें, ग्रोक से पूछ लें कि आज किस हालत में खड़े हैं। हम 2800 पर खड़े हैं 12 बरस बाद, और वो 2900 और 3100 पे पहुंच रहा है। बांग्लादेश जिसके अंदर अभी तख्ता पलट हुआ है, क्योंकि कपास शानदार होता है, अमेरिका से अपनी शर्तों पे ले रहा है, बेच भी रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? आप ही पैदा कर दो सर, आप ही लाइन बता दो, आप ही जो कनाडा को कर रहे हो हमें भी बता दो, हमें भी क्या लेना क्या देना। अरे ये तय करेगा रूस से तेल, अमेरिका तय करेगा रूस से तेल, हम लेंगे अपनी मर्जी से। कनाडा तो बराबर में खड़ा होकर बोल रहा है ना। लेकिन बात यह है सर कि ये तमाम बातें रोना लेकर कहां जाऊं, इस रोने को कहां रोऊं? जो सबसे बड़ा भोंपू इनका नोएडा में बैठा हुआ है, उसने तो दरअसल ये आरक्षण की और वंदे मातरम की बीन छेड़ दी है। अब वंदे मातरम की बीन की बात करूं, मैं वहां जाऊं संतान दल पे कि कौन लोग ये गाते थे, कैसे लोग थे, क्या किन लोगों ने, मैं इसके बारे में पढ़ना नहीं चाहता चूंकि एक नई जो है डिबेट शुरू हो जाएगी। संतान दल क्या था, वो कब पढ़ा गया, किसने कब लिखा है? जिनको लिखा हुआ तुम बताते हो ये तो पता कर लो, उन्होंने लिखा है ये गान या किसी और ने लिखा है? उसमें क्या क्या चीजें हैं? संस्कृत आती नहीं है, शब्द आते नहीं है, याद होता नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर के पीछे बोला नहीं जाता, बिना बिना टेलीप्रॉम्प्टर के गाड़ी में ऊपर लगवा देते हैं बल्ब ताकि चेहरा चमकता रहे। अरे मेरा मस्तक चमके, भारत का, हिंदुस्तान का मस्तक चमकना चाहिए भाई। किस चक्कर में पड़ गए ये जैन जी, ये राहुल गांधी दरअसल बिल्कुल सही जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों को पकड़ना है कि देखो इन्होंने हमारा क्या बेवकूफ बना रखा है। लेकिन ये फिर भी अपनी जात से तो बाज आएंगे नहीं, अपनी आदतों से तो बाज आएंगे नहीं। धीरे 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 उसी काम को किया जा रहा है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सर, फिर आप मुझसे अगला सवाल ले सकते हैं अगर समय है, कि एक वहां पर अब ये कांवड़ खत्म हुआ वेस्ट यूपी से, अब ये मुरादाबाद से आगे चला शुरू हो गया है। मेरे पास वीडियो है, मैं वीडियो दिखा दूंगा किसी प्रोग्राम में, मेरे दर्शक जुड़े रहते हैं, और आपकी वजह से मुझे और भी बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल रही है। पता नहीं कहां से मैसेज आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं संजय सर से आप ये बात कर रहे थे। तो बहरहाल उसके अंदर वो मेडिकल स्टोर वाला है सर, वो जो बैठा है, आप यकीन मानिएगा यूं, अब वो जो धमक बज रही है जिससे मेरा दिल भी धड़क जाता है अगर मैं गुजरता हूं। मुझे मालूम है बुजुर्गों पे हाल क्या है। वो बैठा हुआ यूं है, उसके पीछे लगी हुई है दवाइयां, आप यकीन मानिए संजय सर, वो सबकी सब टपक रही हैं, सब टपक रही हैं। मौका लगेगा तो मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि उसे लगा जरूर दें जो मैं बात इस समय कह रहा हूं। वो गिर रही है और वो यूं देख रहा बेबसी से, और वो जो है ना बज रहा है बहुत जबरदस्त डीजे।
कुछ कह नहीं सकता। कह देगा तो मुसलमान बता देंगे उसे, है वो अग्रवाल, है वो पंडित। राहुल गांधी परेशान बेचारा, अखिलेश यादव परेशान कि मेरे पिताजी को इन्होंने मौलाना मुलायम बना दिया था, मुझे ना मौलाना बना दे। मौलाना बना दो और पार्टी को खत्म कर दो। हर एक आदमी वो टोपी पहनते हुए डर रहा है। मोदी जी कौन सी टोपी नहीं पहन रहे? आदिवासियों में गए, इतनी बड़ी टोपी पहन ली, चेहरा इतना सा लग रहा था। अफ्रीका में गए, ढोल बजाने लगे, 2 सींग लगा लिए। अरे मौलाना की टोपी भी पहन लेते भाई। 140 करोड़ जनता का जब आप कहते हो तो मौलाना की टोपी भी पहन लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। अरे यही तो हिंदू मुस्लिम थे सारे के सारे। हमारे यहाँ मोहसिना किदवई आज जीता करती थी उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात मैं आपसे करूं, किसी ने जाना ही नहीं कि मोहसिना किदवई मुस्लिम है या हिंदू। यहां पर जो है जनरल शाहनवाज जो आजादी लड़ते थे 3-4 बार जीते, किसी ने जाना ही नहीं। ये कौन हो गए कि पहचानने लगे कि ये। अब तो न्यूज भी इस बात को सुनने लगे। सर मैं आपको क्या बताऊं, बदकिस्मती इन्होंने वर्गीकरण कर दिया कि सुधीर चौधरी बोल रहा है या संजय शर्मा बोल रहे हैं, पता तो कर लो। इन्होंने तो यहां, और हम देखिए संजय सर आप गवाह हैं, जब जब जिस सरकार ने जो जो काम किया, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो सत्ता में कोई सी भी रही हो, हमने आवाज उठाई है। राजस्थान की कांग्रेस की सबसे ज्यादा खबरें मेरे पास बनी हुई हैं जब वो अडानी से जो भी अपना मुआहदा कर रहे थे। तो बात ये हमारा काम है बताना, लेकिन इन्होंने तो क्या काम किया, दर्शक ही बदल दिए, सीन ही बदल दिया। रवीश कुमार ने कहा दर्शक बदल दिए। तो आपने जो दर्शक बदला है ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, बहुत बड़ा गलत काम किया है। लेकिन धीरे धीरे आ रही है। जैनजी ये कोई कुरैशी बच्चा नहीं है, ये जैनजी अंसारी नहीं है, ना खान है ना सैफी। ये सारे के सारे शर्मा है, सारे के सारे ठाकुर हैं, सारे के सारे जो है अग्रवाल है सब। तो आपको बता देंगे ये लोग जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात चली स्कूलों की, तो संजय सिंह ने बताया कि जौनपुर में 5 स्कूल ही गायब है। सरकारी स्कूल हैं लेकिन गायब हैं, नाम ही नहीं है, मतलब कागजों पे स्कूल चल रहे हैं। एक पत्रकार है, उन्होंने 4 स्कूलों की दुर्दशा दिखा दी, तो उस पर एफआईआर हो गई। योगी जी कह रहे हैं ये जो फोटो दिखा रहे हो ये सब पूरी पहले वाली सरकार के स्मारक हैं। भैया इतने साल से आपकी सरकार है, उनके स्मारक हैं, तो आपको टूटे हुए स्कूल ठीक नहीं करा मिले? 50 लोगों को ब्लड प्रूफ जैकेट तो आ गई, उसमें गुंडे भी हैं, उसमें अपराधी भी हैं, उसमें हिंदू मुसलमान के नफरती चिंटू भी हैं। उनके लिए ब्लड प्रूफ जैकेट के लिए लाखों रुपए आ गए, स्कूलों के लिए पैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के घर की सज्जा में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, मुख्यमंत्री और गवर्नर की घर की सज्जा में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन स्कूलों के लिए पैसा नहीं है। पत्रकार ने दिखाया तो उस पर एफआईआर। लेकिन बड़ा बढ़िया है, जनता जागरूक हो गई। जनता देश भर में गांव गांव में स्कूल जा जाके दिखा रही है, और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बड़ा बढ़िया बयान किया है। वो स्कूल की ही अब पोल खोल रहे हैं। स्कूल ही किसी समाज की नींव का पत्थर होता है। स्कूल अगर अच्छा होगा तो बेहतर होगा। हमने सब दर्शकों को मैं बताना भी चाहता हूं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की तस्वीर दिखाने का फैसला किया है। सहारनपुर गए थे, सहारनपुर में दिखाया उन्होंने। सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है वो हेल्थ का है, स्कूलों का है। अस्पताल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लोग स्ट्रेचर के नाम पर उठा उठा के ले जा रहे हैं मरीज, मोमबत्ती की रोशनी में ऑपरेशन हो रहे हैं, स्कूल टूटे फूटे हैं। कैसी सरकार चल रही है? बस केवल अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। कावड़ियों के गुंडागर्दी से पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है, पुलिस वालों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और मंच पे ऐसी बातें कि हिंदुत्व हो गया, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई। क्या इससे किसी प्रदेश का विकास हो पाएगा? कभी हुआ है? क्या लगता है राशिद? संजय सर, अगर वाकई वो पुरानी तस्वीरें हैं जैसे कि योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, तो फिर राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर आप मुकदमे क्यों कर रहे हैं? आप कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों पे मुकदमे क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात आप ये बता दीजिए, आपको ऐसे कानून बनाने क्यों पड़ रहे हैं कि कोई भी बंदा इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाएगा? बिहार के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं स्कूल की वीडियो बनाने पर, राजस्थान के अंदर केसेस चल रहे हैं स्कूल की वीडियो बनाने पर। ये काम क्यों कर रहे हैं आप, चूंकि आपने किया नहीं था। मैं देखिए संजय सर, इसके बारे में कांग्रेस को भी कहूंगा कि खाली 12 बरसों का मसला नहीं था, 80 बरस गुजर गए थे, और ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकता था। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में बैठा हूं, मेरे बराबर में 40-45 किलोमीटर दिल्ली है। मेरे पास वो लिस्ट है जो लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर अपने बच्चों की पढ़ाइयों के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली के अंदर जब गरीब बच्चा सोचता था कि ऐसे स्कूलों में मेरा एडमिशन हो सकता है, तो केजरीवाल ने वहां स्कूलों के निर्माण करा दिए। उन स्कूलों को इतनी शानदार तरीके से सिसोदिया ने बनाकर रख दिया कि नजीर पैदा हो गई।
और साथ साथ उसने गुजरात के स्कूलों की पोल भी खोली थी। ये सिसोदिया की पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि संभव था कि स्कूल आप अच्छे बना सकते थे, लेकिन होता क्या था, ये मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूं आपको, कि किसी जमाने में इस दुनिया ने यह भी देखा है कि किताबें कोई पढ़ नहीं सकता था। उनका कानून था कि किताबें नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि किताबें पढ़ने से समझ फैलती है, समझ वसी होती है, जहन बड़ा होता है, सवाल भी हो सकते हैं। इस वजह से इन लोगों ने कहा, मैं तो आज के मौजूदा दौर के भी एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता को जानता हूं, मैंने डायरेक्ट तो नहीं सुना, लेकिन उसके प्रवक्ता ने जब पार्टी छोड़ी तो मुझसे कहा कि वो एक्चुअली अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहता था, क्योंकि वो मुस्लिम नेता भी अपने यहाँ स्कूल बनाने के लिए थोड़ा प्रख्यात है, यूनिवर्सिटी बनाई है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, उस प्रवक्ता ने कहा कि मैं मुंडाली का रहने वाला हूं, देखिए मैं गांव का नाम बता देता हूं, यहाँ एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है। तो उस बहुत बड़े नेता ने, जो मुसलमान का बड़ा कायद बनता है, शेरवानी पहनता है, उसने ये कहा, सर उसके प्रवक्ता की बात कर रहा हूं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो उसके प्रवक्ता की बात कर रहा हूं, जो उसने जब छोड़ी थी पार्टी, तो उसने कहा अरे यार काय में पैसा खर्च कर रहे हो, यही सवाल करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि लोग यही मौजूद हैं। तो होता यह था, किसी जमाने में किताबें पढ़ने पर प्रतिबंध था। तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूं, बात बिल्कुल आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस दुनिया ने ऐसा समाज भी देखा है कि जब वो चाहते थे कि कोई इंसान पढ़ ना जाए, मिस्र के अंदर सबसे बड़ा मदरसा दुनिया का जामे अजहर मिस्र में है। वो जब कोई इस्लामिक फिल्म बनेगी तो वहां से परमिशन होगी, हिंदुस्तान के देवबंद से नहीं होगी। तो वहां पर एक किताब पढ़ने गए, यहां हिंदुस्तान के कश्मीर के एक मौलाना, बहुत ऊंचे थे, मौलाना कश्मीरी नाम था उनका, पूरा नाम है एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूं इस समय। तो उन्होंने कहा कि ये किताब आपके यहाँ कहां से आई? उन्होंने कहा ये इतने सौ साल पुरानी किताब है। तो उन्होंने कहा ये नुस्खा हमें भी दे दीजिए एक। बोले इजाजत नहीं मिल पाएगी आपको, ये एक ही है, और हम चाहते हैं कि ये एक हमारे पास ही रहे, क्योंकि हम डिफरेंट जब भी नजर आते हैं। उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। अनवर शाह कश्मीरी है उसका नाम, इंतकाल कर गए। तो उन्होंने पढ़ने की इजाजत मांगी, एक दिन उस लाइब्रेरी में रहे वो, और वापस आने के बाद हिंदुस्तान से, सर मैं ओरिजिनल किस्सा बता रहा हूं, हमें तो मालूम नहीं ना कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है, हमारे पूर्वजों ने क्या किया है। लेटर लिखा जामे अजहर के डिपार्टमेंट को कि आपकी फला पेज पर फला जगह में फला गलती है, उसे सही कर लेना, और पूरी किताब ऐसे बनाकर भेज दी। तो हमारे यहाँ तो दिमागों की कमी नहीं थी, सुपर 30 हमारे यहाँ ही बना है, ओरिजिनल बनी है वो फिल्म, गलत थोड़ी ना बनी है। ये जो हमारे, जिनके बारे में मुख्तार अंसारी को तो बताया इन्होंने, लेकिन मुख्तार अंसारी के एक चाचा भी हैं जो हमारे उस उपराष्ट्रपति थे, ये अलीगढ़ में वीसी थे, इनके बारे में जरा जानकारी कर लो। ये इंस्टीट्यूट चलाया करते थे दिल्ली के ओखला में, और ये भी 30 बच्चे लिया करते थे, और सर मैं आपको बताऊं 30 के 30 आईएएस होते थे। ऐसा काम किया है। तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप, खेल के मैदान में चले जाइए, आईटी के मैदान में चले जाइए, हमारे यहाँ कमी नहीं है किसी की। लेकिन क्या करना चाहते हैं आप अपने यात्राओं के अंदर हमें नारेबाजी के लिए लाए हैं, लेकिन जाग चुके हैं अब हम मैं खाली यहाँ पे दर्शक के रूप में बात कर रहा हूं, यहां पर हम जाग चुके हैं, बंदे जाग चुके हैं, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। और यही वजह है कि स्कूलों की हालत, अगर ये 80 साल बाद भी सुधरने का अगर काम बन जाए, तो मैं मानूंगा कि मेरे बच्चे ही बन जाएंगे, उसके बच्चे ही बन जाएंगे। देर आए, बहुत देर में आए हम लोग। हमारा बजट जहां 6% होना चाहिए था, 1.5 कर रखा है। आप दुनिया का कोई सा भी देश देख लीजिए, आप स्वीडन उठा लो, अर्जेंटीना उठा, कहीं का भी उठा लो, उनका बजट अपने बजट का 5 या 4% शिक्षा पे खर्च करते हैं वो लोग। और आप कहां कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि यात्राओं पर खर्च करेंगे, हेलीकॉप्टर से फूल फेंकेंगे, फेंक दो भगवान, आप फेंक दो, कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक बात तो सुनिए, फूल फेंकने वाला भी और जिसके ऊपर फूल फेंका जा रहा है, वो कम से कम जान तो ले। अभी एक पंडित जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, और वो वहीं खड़े थे शंकर जी के उस पे प्रांगण में, वो कह रहे थे कांवड़ियों को करते हुए कि तुम जानते हो क्या है ये, कैसी यात्रा है ये? शराब तुम पी रहे हो, चरस तुम पी रहे हो, डीजे तुम बजा रहे हो, ऐसे होती है यात्रा? जब अनपढ़ लोग करेंगे, धर्म के धर्मांध में बड़े हुए करेंगे, तो ऐसे होगा। अच्छा ये दोनों जगह पे होगा, ये ऐसा नहीं है कि यहां पर होगा। सऊदी गवर्नमेंट बहुत परेशान है, हर साल करोड़ों रुपया खर्च करती है। एशिया का जो हाजी जाता है ना, वहां के सारे निजाम को तरम भरम कर देता है। हमारी आदत है, आदत में शुमार है, क्योंकि बना दिया आपने ऐसा। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद, एक ज्ञान है, एक शिक्षा है जो तस्वीर बदल सकती है। बहुत शुक्रिया। ये थे राशिद जहीर, और हम लोग कितने सही मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। बताइए, हमारे आपके बच्चों से कहा जाता है कावड़ यात्रा निकालो, धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ो, और नेता अपने बच्चे विदेश में पढ़ाते हैं।
विदेश में नौकरी करा दें। ये कहाँ का न्याय है? और ये इसलिए हो रहा है कि आप खामोश हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए नेताओं के हौसले ऐसे पस्त हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, जरूर बताइएगा। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।